हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के PYQ स्टार्ट करते हैं। आज के जो PYQ रहेंगे वो हमारे 2023 शिफ्ट 1 के जो कुछ PYQ हैं और बाकी हमारे शिफ्ट 3 के हैं। ठीक है, जो हमारा TGT का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका जो शिफ्ट 3 के हैं वो हमने PYQ जो है स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन शिफ्ट 1 के रहेंगे और फिर उसके बाद शिफ्ट 3 के आएंगे। ठीक है, तो कल का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो ये वाला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वेरिएबल और मेमोरी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मेमोरी लोकेशंस जो रेफर करते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर इन C#.net। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्टर की बात पूछी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन हैव रिटर्न टाइप। सेकंड है ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। देखो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पे क्या फॉल्स है, तो हमें आंसर मिल चुका है। पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। सेकेंड ऑप्शन है ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। बिल्कुल ठीक है कि देखो हर एक क्लास में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते ही हैं। कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के लिए आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो। ठीक है, और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने आप कॉल हो जाते हैं। सेकेंड है कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट मैच द क्लास नेम। बिल्कुल सही है, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है और जो क्लास का नेम होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगर आपने एक क्लास बनाई है और उस क्लास को आपने दोबारा कहीं किसी प्रोग्राम में यूज़ किया है, सेम प्रोग्राम में आप दोबारा उस क्लास के नेम को यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, थर्ड है द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अभी मैंने बताया जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। इनको आपको कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे देखो फंक्शन को कॉल करते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते ही तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उसमें आर्गुमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपना काम करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी एक ऐसे फंक्शन ही होते हैं, कंस्ट्रक्टर भी एक ऐसे फंक्शन ही होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, फंक्शंस को आपको कॉल करना पड़ता है, पर कंस्ट्रक्टर जो है अपने आप ऑब्जेक्ट के बनाते ही क्या हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं। ठीक है, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम लिखते हैं तो फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं फंक्शन की कॉलिंग के लिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का क्या फंडा होता है कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट बनते ही अपने आप कॉल हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं हमारे क्लास में कंस्ट्रक्टर, और जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो क्लास के नेम के जैसा होता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फॉल्स पूछा था। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या फॉल्स है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि कंस्ट्रक्टर कैन हैव नो रिटर्न टाइप। मतलब कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप होती नहीं, बट इन्होंने बोला कि इट कैन हैव रिटर्न टाइप, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज क्लास इन सी प्रोग्रामिंग। देखो जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कुछ स्टोरेज क्लास होती हैं। अब देखो स्टोरेज क्लास होती क्या है, स्टोरेज क्लास आपकी क्या डिसाइड करती है, स्टोरेज क्लास आपको बताती है कि अगर एक जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल का क्या स्कोप रहेगा। ठीक है, क्या उसका लाइफ रहेगी उसकी वेरिएबल की, मतलब किस टाइम तक आप उस वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम में। ठीक है, स्कोप बताता है कि किस ब्लॉक ऑफ कोड में आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, अगर आपने सपोज करो उस वेरिएबल की वैल्यू कहीं इनिशियलाइज नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो क्या वैल्यू रहेगी, लोकल वेरिएबल है तो क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम स्टोरेज क्लास को यूज़ करते हैं कि जो हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं प्रोग्राम में वो कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, उसका ब्लॉक ऑफ कोड किस ब्लॉक ऑफ कोड में आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसका लाइफ क्या है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ये आपको स्टोरेज क्लास बताती है। तो हमारे जो हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो 4 टाइप्स की स्टोरेज क्लास होती है। देखो फर्स्ट होती है रजिस्टर, सेकेंड होती है एक्सटर्न, थर्ड होती है ऑटो, इंटर्न कोई भी हमारी स्टोरेज क्लास नहीं होती। जो फोर्थ होती है वो होती है हमारी स्टैटिक। ठीक है, तो 4 जो होती है हमारी स्टोरेज क्लास होती है, रजिस्टर, एक्सटर्न, ऑटो, स्टैटिक्स। ठीक है, इन सब का अपना अलग अलग वो है कि सब देखो फीचर्स सबके प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं बट इनमें सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सिंपल की स्टोरेज क्लास नहीं है, तो इंटर्न जो है कोई भी स्टोरेज क्लास सी में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इनका सबका क्या है, कैसे रजिस्टर में क्या स्कोप होता है, एक्सटर्न का क्या वर्क होता है, ऑटो का क्या है, तो ये सब डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप
कमेंट करते हो कि इसकी डिटेल्ड वीडियो बना दो, तो फिर मैं उसके लिए इन जो स्टोरेज क्लास होती हैं उनको लेके एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बना के दे दूँगी, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो अब आप यहाँ पे हम सिर्फ PYQ कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपली मैंने बता दिया कि इंटर्न जो है स्टोरेज क्लास आपकी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू पीयर नेटवर्क। देखो पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात की, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, जो हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीयर ग्रुप में होते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब सेम ग्रुप के होते हैं, ठीक है। उसमें कोई हेड नहीं होता, कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता, मतलब कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट वाला नहीं होता। पीयर ग्रुप वही होता है जो एक इक्वल मतलब अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, ठीक है। जो मतलब सबकी वैल्यू सेम होती है, कोई सीनियर जूनियर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। वो होता है आपका पीयर टू पीयर ग्रुप। जैसे देखो जनरली पीयर टू पीयर ग्रुप वही होता है कि जो सेम ग्रुप के जो बंदे होते हैं वो आपके पीयर में आते हैं, ठीक है, पीयर ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि दिस नेटवर्क हैज़ ए डेडिकेटेड सर्वर। अभी हमने बताया पीयर में कोई सर्वर, कोई क्लाइंट नहीं होता, मतलब कोई हेड नहीं होता, कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता, सब क्या होते हैं, इक्वल पावर के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने बोला कि इसमें एक डेडिकेटेड सर्वर। देखो सर्वर क्या हो, एक पावरफुल होता है, सर्वर एक पावरफुल सिस्टम होता है जिसके पास सारे के सारे सिस्टम्स का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीयर टू पीयर में ऐसा कुछ नहीं होता, सबके पास इक्वल कंट्रोल होता है, सबका अपना खुद पे कंट्रोल होता है, सबके पास इक्वल पावर होती है, ठीक है। जो एक ग्रुप में वर्क करते हैं वो होते हैं हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है कि डेडिकेटेड सर्वर इसमें नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट है, वैसे तो आंसर यही रहेगा, बट हम नेक्स्ट भी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। बिल्कुल ठीक है कि जब आप ग्रुप बनाते हो, पीयर टू पीयर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हो, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, और एक स्मॉल इन्वायरमेंट में ही ये यूज़ होता है, ठीक है। अब सबको सेम लेवल पे काम करना है, सेम पावर के साथ काम करना, तो हम एक टाइम पे हम 10 कंप्यूटर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, स्पेशल परमिशंस आर असाइन टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्स। सबको स्पेशल परमिशन दी, मतलब हर के पास परमिशंस होती है रिसोर्सेज को शेयर करने की। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करें तो फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। इन्होंने फॉल्स पूछा था, तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि डेडिकेटेड सर्वर जो है नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन द सी प्रोग्रामिंग। देखो क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात हुई है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है इंसर्शन कैन टेक प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम रियर एंड। देखो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा जब हम क्यू की बात करते हैं तो हम क्यू में क्या होता है, हम दोनों एंड से क्या करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। स्टैक में क्या होता है, एक ही एंड से क्या होता है, ये आपका स्टैक होता है। तो यहाँ पे जो स्टैक का टॉप होता है, टॉप से ही आप क्या करते हो, डेटा इंसर्ट करते हो, टॉप से ही आप डेटा डिलीट करते हो, ठीक है। तो स्टैक में एक एंड से होता है, बट क्यू में क्या होता है, दोनों एंड से डेटा का इंसर्शन और डिलीशन होता है, ठीक है। आप एक एंड से इंसर्शन करते हो और एक एंड से क्या करते हो, डिलीशन करते हो। तो जहाँ से इंसर्शन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रियर एंड, ठीक है। वो आपका क्या होता है, रियर होता है, और जहाँ से आप डिलीट कर रहे हो वो आपका क्या होता है, फ्रंट होता है, ठीक है। इस एंड से आप डेटा डिलीट करते हो, ठीक है। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तभी होगा जब आप एक एंड से क्या कर रहे हो, डेटा क्यू में इंसर्ट कर रहे हो और दूसरे एंड से साथ साथ उस डेटा को क्या कर रहे हो, बाहर भी निकाल रहे हो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये होता है कि जो पहले लाइन में आया वो पहले बाहर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक एंड से इंसर्शन होता है, एक एंड से डिलीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जो इंसर्शन होता है वो फ्रंट एंड से होता है, तो यहाँ पे ये गलत है। इंसर्शन आपका रियर एंड से होता है और डिलीशन आपका फ्रंट एंड से होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि इंसर्शन फ्रंट से बोला है, डिलीशन रियर से बोला, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। और इन्होंने पूछा था ट्रू, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, नाइदर वन नॉर टू, मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये आपका कि एक बाइनरी नंबर बताना है डेसिमल नंबर का, मतलब डेसिमल टू बाइनरी आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कन्वर्जन है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ वीडियो में, हमने इस टाइप के बहुत सारे PYQ किए हैं। जब डेसिमल टू बाइनरी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। डेसिमल टू अदर बेस जाना है तो हम डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10.25 है, सॉरी 10.25 है। तो पहले हम इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन करेंगे
वो आपका डिवीज़न मेथड से होता है, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वो आप वहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, जब आपको डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो डेसिमल नंबर जो इंटीजर वाला पार्ट है वो आपका डिवाइड मेथड से होगा, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, वो आपका मल्टीप्लिकेशन से होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे 10 का करेंगे हम, तो 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 0। नेक्स्ट 2 से किया, हाँ 2 से करेंगे ना, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, 1, 2 1 जा 2, 0 और ये 1। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, MSB होगा, ये आपका LSB होगा। हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0। ठीक है, ये बिट जो होती है आपकी MSB होती है, और ये आपकी LSB होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपकी LSB है, ये आपकी MSB है। ठीक है, तो 1 0 1 0 होगा। 10 का आपका बाइनरी कन्वर्जन अब 2.5 का करेंगे। 0.5 का जब आप करते हो तो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो जब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ हम अलग से कर लेते हैं इसको। 0.25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 0.0, तो यहाँ से क्या लिया जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से किया तो 0 2.1, तो यहाँ से फिर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। हम जब तक करते हैं मल्टीप्लाई जब तक हमें यहाँ पे 0 0 ना मिल जाए, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 0 1। तो यहाँ पे ये MSB होती है, इसमें हम टॉप टू बॉटम रीड करते हैं, उसमें हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। तो 0 1 ये आपके MSB है, ये आपके LSB है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द की लेंथ फॉर द ट्रिपल DES क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। देखो ये क्या है कि आपका क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिथम है। DES आपका क्या होता है, एक सेकेंड, DES है यहाँ पे, है ना। तो देखो DES एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, तो DES की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब इसके थ्रू आप डेटा को इनक्रिप्ट करते हो। हमने देखा है प्लेन टेक्स्ट होता है आपका ओरिजिनल डेटा, जब आप किसी भी इनक्रिप्शन टेक्निक्स को फॉलो करके उसको इनक्रिप्ट करते हो तो वो आपका चिपर टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एल्गोरिथम्स होती है जिसकी हेल्प से आप डेटा को इनक्रिप्ट करते हो, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यहाँ पे बोला ट्रिपल DES, इसका मतलब 3 DES की बात हो रही है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम में जो आपकी डेटा आपका इनक्रिप्ट होता है, जो की बिट होती हैं वो आपकी कितनी होती है, 56 बिट होती है। देखो सिंपल DES की अगर बात करें तो डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड में आपकी 56 बिट की क्या होती है, कोई भी की होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल 3 DES बोला है, तो ट्रिपल का मतलब 56 इंटू 3 मतलब 168 बिट की यहाँ पे क्या होगी, की होगी। ठीक है, जो आपकी एक की बनेगी, देखो जब डेटा इनक्रिप्ट होता है तो किसी न किसी की हेल्प से डेटा इनक्रिप्ट होता है। ठीक है, कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई की यूज़ की जाती है जिसकी हेल्प से डेटा इनक्रिप्ट होता है। ठीक है, तो DES क्या कहता है कि 56 बिट की कोई की होती है जिसकी हेल्प से डेटा इनक्रिप्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल DES है, तो ट्रिपल DES कहता है कि 56 इंटू 3 मतलब DES को ट्रिपल कर दो, तो 168 बिट की यहाँ पे क्या होती है, की होती है जिसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा इनक्रिप्ट होता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो एक तो 56 बिट की से डेटा इनक्रिप्ट हो, एक 168 बिट की यूज़ हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो डेटा की सिक्योरिटी होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पूछा है कि की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे जो की लेंथ होगी वो होगी 168 बिट। ठीक है, 168 बिट की की लेंथ होती है जिसकी हेल्प से आपका डेटा क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है, चिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड्स ए वे ऑफ एप्लीकेशंस टू सेंड इनकैप्सुलेटेड IP डेटाग्राम्स विदाउट हैविंग टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। देखो यहाँ पे बोला है कि आपका कोई भी जब IP डेटाग्राम सेंड होता है तो उसमें कोई भी कनेक्शंस नहीं होता, विदाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता, सिंपल आपका क्या होता है, जो पैकेट्स होता है वो ट्रांसफ़र सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, नेटवर्क पे, तो विदाउट कनेक्शन लेस की यहाँ पे बात हुई है, तो देखो जो कनेक्शन लेस होता है, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे मतलब कनेक्शन लेस की बात कर रहा है कि कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता
बिफोर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स आपको क्या है, डायरेक्ट जो है आपका डेटा पैकेट आता है और वो नेटवर्क पे सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, देखो टेलनेट क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉग इन करना, ठीक है, रिमोट लॉग इन करना। तो टीसीपी भी क्या है, टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका क्या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। टीसीपी क्या कहता है कि पहले आप कनेक्शंस बनाओ, सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होता है, उसके बाद आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो टीसीपी तो यहाँ पे नहीं होगा। रिमोट लॉगिन अभी बताया कि रिमोट लॉगिन होता है उसमें टेलनेट में, और आर लॉगिन भी वही होता है। तो यहाँ पे जो बचा आपका यूनिट डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका क्या था, कैसा है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है होता है कि आपका पैकेट्स विदाउट कोई कनेक्शंस इस्टेब्लिश हुए आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू आ जाता है क्योंकि ये लेस रिलायबल होते हैं। अब देखो पैकेट्स गया है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं पता वो किस डेस्टिनेशन पे जाएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलायबिलिटी को लेके इशू होता है, ठीक है। बट ये प्रोटोकॉल्स कैसा है, कनेक्शन लेस है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज वाइल ऑल द अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्लाइंट सर्वर की जब बात हुई है तो जो सेंट्रल कंट्रोलर होगा वो आपका क्या होता है, सर्वर होता है, जिसके पास सभी सिस्टम्स का कंट्रोल होता है, ठीक है। एक पावरफुल जो सिस्टम होता है उसको आप सर्वर बोलते हो, और दूसरे बाकी जो अदर कंप्यूटर्स जो उससे कनेक्ट होंगे वो आपके क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो फिलअप्स है उसमें आएगा सर्वर, सेकंड में आपका क्लाइंट्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज नहीं है। तो देखो फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन से नहीं है, देखो रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस भी होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी, सारे के सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है हमारा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स की मैनेजमेंट करता है, जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है, किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स देना है, कितने टाइम के लिए देना है, वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, क्योंकि किस प्रोग्राम को सीपीयू मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस नहीं है वो आपकी क्या है, ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो ये आपका कंपाइलर करता है, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर करता है। तो ये इसका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं है। तो देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यहाँ पे बात हुई तो माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी आर्किटेक्चर में आता है, हार्डवेयर भी आता है और इंस्ट्रक्शन सेट भी आता है। आपका जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है वो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं होता। तो इसका आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देखो इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्टर भी होती है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी होती है, इंस्ट्रक्शन सेट भी होता है, हार्डवेयर भी, आप ये सब आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। बट आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होगा, वो एक अलग पॉइंट्स हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज सबनेट मास्क ऑफ, अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सबनेट मास्क गिवन है, ठीक है। तो एक सबनेट मास्क हमें गिवन है, तो पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इट कैन हैंडल। तो देखो यहाँ पे क्या है, 255 और 240 एंड 0, ये वाला क्या है, एक सबनेट मास्क है। देखो सबनेट मास्क का क्या होता है कि जब ये आपकी क्या है, एक नेटवर्क बिट है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे 1111 है, यहाँ भी सारे 111 है, ये आपके क्या हो सकते हैं, नेटवर्क बिट हो सकते हैं, नेटवर्क का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट की यहाँ पे बात हुई है, तो देखो होस्ट यहाँ पे देखो ये क्या है, ये होस्ट बिट होती है आपकी, ठीक है। ये आपका क्या होस्ट के लिए ऑक्टेट होता है, तो यहाँ पे क्या सारी 0 है, ठीक है। तो जब आपके होस्ट बिट से जो आपकी होस्ट की बिट है उसमें से कुछ बिट बोरो करके एज ए नेटवर्क यूज कर ली जाती हैं, तो वो आपका सबनेट मास्क होता है, ठीक है। जनरली आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, आपने देखा होगा जब आप नेटवर्क की बात करते हो तो हमारे पास क्लास 5 में आपके नेटवर्क को डिवाइड किया है, क्लास ए बी सी डी एंड ई तक, ठीक है। तो हर क्लास में क्या होता है, कुछ नेटवर्क की बिट होती हैं, कुछ होस्ट की बिट होती हैं, ठीक है। ये आपके नेटवर्क को बताती है, या आपके होस्ट को बताती है कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा जो सबनेट मास्क होता है वो क्या कहता है कि होस्ट बिट से कुछ बिट क्या है, एज ए नेटवर्क यूज कर ली जाती हैं, तो उनको क्या कर लिया जाता है, 111 कर लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क।
तो ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब नेट जब आपकी कुछ होस्ट की बिट को आप क्या एज ए नेटवर्क जब आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उनको क्या कर देते हो 111 कर देते हो। होस्ट बिट आपकी अगर 0000 है तो वो आपका क्या होता है, वो आपके उस नेटवर्क का एड्रेस होता है, ठीक है। और अगर सारी बिट 1 हो जाए, ठीक है, हाँ, होस्ट की अगर सारी बिट 1 है तो वो आपका ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर होस्ट की कुछ बिट आप एज ए नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, उनको आप 1 कर रहे हो, तो वो आपकी क्या होता है, वो आपका सबनेट मास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 255 है, यहाँ पे 255 है, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये आपके किसी भी क्लास में सबनेट नेटवर्क का मास्क है, ठीक है। ये दोनों ऑक्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आपका मास्क होता है, सबनेट मास्क होता है, तब आपकी नेटवर्क बिट भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सारी 1 है, 255 यहाँ मतलब ये भी ऑक्टेट में क्या है, सारे 1s हैं। एक ऑक्टेट में 8 बिट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारे 8 1s हैं, यहाँ पे भी 8 1s हैं। तो इट मीन्स ये आपके किसी नेटवर्क का मास्क है और ये आपकी नेटवर्क की बिट है। अब बात करते हैं यहाँ पे होस्ट बिट की। तो देखो होस्ट बिट क्या होगा, इन्होंने बोला होस्ट बिट, इन्होंने बोला कि 240.0 ये है, ठीक है। मतलब इसमें इस ऑक्टेट में सारे 0 हैं, तो इट मीन्स 8 0 है यहाँ पे, ठीक है। और इस ऑक्टेट में कह रहा है कि 240 बनाना है। तो 240 कैसे बनेगा, देखो जब आप 240 बनाते हो तो ये बिट आपकी 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 240 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कि इस जो आपका थर्ड ऑक्टेट है, देखो फर्स्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क के लिए है, मास्क में सारी बिट 1 होती हैं, तो यहाँ पे भी 255 लिखा हुआ है। सेकंड ऑक्टेट में भी क्या है, सारी बिट 1 है तो 255 है। मास्क में वही होता है कि सारे की सारी बिट जो होती है 1 होती है, ठीक है। ये तो आपके नेटवर्क की बात होगी। अब यहाँ पे होस्ट की बात की, होस्ट बिट की बात करेंगे, तो यहाँ पे होस्ट बिट क्या दिखा रहे हैं कि जो आपका थर्ड ऑक्टेट है और जो आपका फोर्थ ऑक्टेट है वो आपके होस्ट बिट है, होस्ट के लिए है, ठीक है। बट इन्होंने कहा जब उसने मास्क बनाया, सब नेटवर्क पे मास्क लगाया, तो कुछ होस्ट बिट क्या कर ली, बोरो कर ली, ठीक है। तो इन्होंने जब बोरो की तो जो बोरो करने का जो एड्रेस बना वो 240 बना। तो इट मीन्स यहाँ से होस्ट से आपकी 4 बिट को क्या किया है, नेटवर्क ने बोरो किया है और फिर मास्क लगा दिया उस पर, ठीक है। तो ये 4 बिट क्या हो रही है, ये भी आपकी एज ए नेटवर्क बिट की तरह ही यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होस्ट की बात की। अब होस्ट की कितनी बिट बची है, होस्ट की बिट यहाँ पे 8 बिट तो ये बची है होस्ट की, और 4 बिट ये आपकी क्या है, होस्ट के लिए यूज़ होंगी। क्योंकि जो आपका थर्ड ऑक्टेट था उसमें से 8 बिट में से 4 बिट तो नेटवर्क के लिए बोरो कर ली गई मास्क बनाने के लिए, ठीक है। तो मास्क बन गया 240 का, जब मास्क बना तो 4 बिट यहाँ से बोरो हो गई। बाकी कितनी बिट बची, 4 बिट तो इस ऑक्टेट से बनी और 8 बिट इस ऑक्टेट से बनी। तो मतलब ये जो 12 बिट्स होंगी ये क्या बताएंगी, ये आपकी होस्ट बिट है। तो कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट होंगे, तो देखो 12 बिट्स होगी होस्ट बिट, 4 ये और 8 ये। लेकिन यहाँ पे पूछा कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, तो हमेशा क्या होते हैं 2 रेज टू पावर होस्ट बिट -2, ठीक है। ऐसे ही होते हैं क्योंकि होस्ट बिट में हम 2 इसलिए करते हैं। अब देखो ये जो 12 बिट्स हैं ये आपके क्या है, एज ए होस्ट बिट यूज़ हो रही हैं, ठीक है। बट इन्होंने कहा जब ये सारी बिट 0 होंगी वो क्या बताएंगी, वो उस नेटवर्क का IP एड्रेस होगा, ठीक है। जब सारी बिट 0 होगी, एक तो जो फर्स्ट जो एड्रेस होता है वो, और एक जो लास्ट एड्रेस होगा वो दोनों के एड्रेस रिजर्व्ड कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए -2 करते हैं हम कि टोटल जो होस्ट बिट होंगी 2 रेज टू पावर 12, मतलब इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे मैक्सिमम, ठीक है। बट यहाँ से इतने मतलब होस्ट के एड्रेस होंगे। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, ठीक है। बट इन होस्ट एड्रेस में से 2 एड्रेस किसके लिए होंगे, रिजर्व होंगे। फर्स्ट एड्रेस तो उस नेटवर्क का एड्रेस बताएगा, और एक लास्ट वाला जो जिसमें सारे 1 होंगे वो आपका ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। इसलिए हम यहाँ पे -2 करते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 12 मतलब इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, बट उसमें से 2 एड्रेस जो होंगे वो किसके लिए होंगे, रिजर्व्ड होंगे वो, ठीक है। एक तो ब्रॉडकास्ट के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि देखो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जब सारी की सारी होस्ट बिट 1 हो जाएं तो वो आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो जब लास्ट का जो एड्रेस होगा इसमें क्या होगा कि ये जो 12 बिट्स हैं होस्ट की वो भी क्या हो जाएंगी, 111 हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तो वो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। दूसरा इन्होंने बोला जो बिल्कुल का फर्स्ट एड्रेस होगा इस नेटवर्क मास्क में, जो इस नेटवर्क में, अब देखो इसमें कितने नेटवर्क होंगे, 8 ये 16 और 4 ये 20, मतलब 2 की पावर 20 इतने आपके नेटवर्क बिट हैं। तो इतने नेटवर्क एड्रेस हैं, 2 की पावर 20 आपके नेटवर्क के एड्रेस हैं, मतलब 2 की पावर 20 इतने नेटवर्क हैं, और हर एक नेटवर्क में क्या है, इतने होस्ट हैं,
ठीक है। तो हर नेटवर्क में इतने होस्ट है, तो हर नेटवर्क का एक तो स्टार्टिंग का एड्रेस होगा जो उस नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन करेगा कि ये उस नेटवर्क का मेन एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर के होस्ट होंगे और एक उसका लास्ट का जो होगा उसका ब्रॉडकास्ट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 2⁻12 - 2 मतलब 2⁻12 - 2 क्या होता है 4096 होता है, और -2 करेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 94 आएगा, ठीक है। तो 4096 - 2 क्या, तो 4094 आपके क्या होंगे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इन सभी जो आपका नेटवर्क की जो क्लास होती है इन सभी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो आप चाहते हो मैं वो बनाऊं तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे जिसमें मैं सभी नेटवर्क्स जो आपकी क्लास ए के नेटवर्क्स हैं, क्या रेंज होती है, कितने नेटवर्क बिट होती हैं हर क्लास में, क्या कितने होस्ट होते हैं, क्या मास्क लगता है, वो सब हम वहाँ पे डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो एड्रेस होंगे वो कितने होंगे, सॉरी होस्ट जो होंगे वो होंगे 4094 होंगे, ठीक है। वो कैसे हुए अभी मैंने बता दिया, ये आपकी नेटवर्क की बिट है, ये भी नेटवर्क की बिट है, ये आपकी होस्ट की बिट है, और होस्ट की बिट में से 4 बिट इन्होंने क्या किया एज ए नेटवर्क यूज़ कर लिया, और बाकी जो है आपकी होस्ट के लिए यूज़ हो रही है 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये आपका जो 3rd ऑक्टेट 4th ऑक्टेट होस्ट के लिए है, तो उसमें से 4 बिट तो नेटवर्क के लिए दे दी, बाकी ये 4 बिट और ये 8 बिट आपकी होस्ट के लिए हुई, तो टोटल नंबर ऑफ कितने बिट हुई 12 बिट हुई। तो नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे कितने होंगे 2⁻12, टोटल 2⁻12 नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस होंगे यहाँ पे। अब देखो होस्ट होंगे तो होस्ट का एड्रेस भी तो होगा, ठीक है, बट इनमें से जो होस्ट के लिए होंगे वो इतने होंगे माइनस में से 2, मतलब उसमें से 2 आपने रिजर्व कर लिए, एक उस नेटवर्क के एड्रेस के लिए और एक उसके ब्रॉडकास्ट के लिए। देखो जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल का एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, गूगल की सपोज करो गूगल कंपनी है, उसका क्या अपना एक एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस के उस गूगल के अंदर भी बहुत सारे क्या है एम्प्लॉय वर्क करते हैं, सबको एक बहुत सारे होस्ट हैं मतलब, ठीक है। तो सबको क्या होस्ट एड्रेस यहाँ पे वहाँ पे दिए गए होंगे, ठीक है। तो एक तो क्या बताएगा कि ये गूगल का होस्ट एड्रेस है, ठीक है, और एक गूगल का भी तो खुद का अपना एड्रेस होगा ना, तभी तो आप बता पाओगे कि ये गूगल के नेटवर्क के अंदर का होस्ट है, ठीक है। तो इसलिए एक जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये वो नेटवर्क है, और फिर उस नेटवर्क के अंदर ये वो होस्ट है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट जो एड्रेस होता है वो नेटवर्क का एड्रेस यूज़ होता है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर के होस्ट होते हैं, और जो लास्ट का एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे -2 करते हैं, और जब हमने 2⁻12 - 2 किया तो 496 में से 2 माइनस किया तो 4094 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इतने होंगे इट कैन हैंडल, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, नहीं ऐसे बोलता कि इस जो मास्क है इसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं, तो टोटल होस्ट तो यहाँ पे होस्ट एड्रेस तो कितने 2⁻12 मतलब 4096 है, बट इन्होंने पूछा कि ऐसे कितने होस्ट हैं जो हैंडल करेगा। अब हैंडल करने के लिए तो आपके यहाँ पे 2 -2 कर देंगे, ताकि एक उस नेटवर्क को एड्रेस को बताए और एक ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो, बाकी सारे क्या होस्ट होंगे जो उसको हैंडल करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, कि यहाँ पे इन्होंने सिंपल बोला है कि ये बाइनरी नंबर है 111 और 111, ये है 1 2 3 4 5 6 है, तो इन्होंने बोला इसको क्या करना है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो वही होता है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो अदर बेस टू डेसिमल हम क्या कर रहे हैं वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 एंड 2⁻5, ठीक है। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होता है 1, ये होता है 2 4 8 16 और 32, और जब आप इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 63 आएगा। देखो 16 8 24 24 और 4 28 और 28 और 2 30 30 और 32 62 और 1 63, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा डेसिमल नंबर ये क्या है 63 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या है ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये आपको एक ग्राफ गिवन है, इन्होंने बोला व्हाट आर द आर्टिकुलेशन पॉइंट इन द अबोव ग्राफ। देखो आर्टिकुलेशन पॉइंट सबसे पहले क्या होता है, देखो ऐसे वर्टेक्स होते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट कह लो या फिर एक ऐसे वर्टेक्स कह लो जिसको अगर आप रिमूव कर देते हो, अगर इसको आप रिमूव कर देते हो तो वो जो आपका ग्राफ जो कनेक्टेड ग्राफ है वो कैसा बन जाता है डिस्कनेक्ट हो जाता है वो,
उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा वर्टेक्स जिसके रिमूवल से क्या हो जाता है, वो ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ग्राफ गिवन है वो आपको क्या कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ सपोज एक सेकेंड देखो, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ क्या आपस में कनेक्ट है, ऐसा ही है ना। ठीक है, मतलब आप कनेक्टेड ग्राफ वही होता है जिसमें क्या होता है, आप सारे के सारे वर्टेक्स को क्या कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो, वो आपका कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे वर्टेक्स जो आपस में कनेक्ट हैं सारे, मतलब आप सारे वर्टेक्स को ट्रैवर्स कर सकते हो, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। लेकिन इन्होंने बोला आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या हो, एक ऐसा पॉइंट जिसको अगर आप जिसको आप रिमूव कर दोगे तो वो जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं। फर्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो हम अगर इसको रिमूव करते हैं तो क्या ये ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा, नहीं होगा। देखो अगर यहाँ से ये चला गया तो यहाँ इससे आप 4 पे जा रहे हो, इससे आप 2 पे जा रहे हो। ठीक है, तो आपका सपोज करो फिर स्टार्टिंग नोड ये हो जाएगी, यहाँ से आप 2 पे भी चले गए, यहाँ से आप 10 भी चले गए, यहाँ भी चले गए, यहाँ भी चले, मतलब आपका सारा का सारा ग्राफ वापस से आप ट्रैवर्स कर पा रहे हो। तो 1 को रिमूव करने से ऐसा नहीं होगा कि ये जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि 1 रिमूव हो जाएगा तो आप 2 से 3, 3 से 4, 3 से 10, 3 से 9, 5, 6, 7, मतलब सारे के सारे वर्टेक्स को आप ट्रैवर्स कर पा रहे हो। तो 1 तो आपका क्या है यहाँ पे आर्टिकुलेशन पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हट गया आपका, क्योंकि ये आर्टिकुलेशन पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि 1 को रिमूव करने से ये जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप जो आपकी नोड है 2, वर्टेक्स है 2, अब आप यहाँ से देखो अगर आप इस नोड को क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, तो क्या ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो क्या होगा, अगर आपने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया तो ये एक ग्राफ बन जाएगा, ये एक अलग ग्राफ बन जाएगा और ये एक अलग ग्राफ बन जाएगा। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इसी से आप ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इसी वर्टेक्स से ये दोनों ग्राफ आपस में आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं। और अगर आपने यही रिमूव कर दिया तो ये वाला एज हट जाएगा, ये वाला भी एज हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये एज ही नहीं रहेंगे, तो ये सारा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे क्या हो सकता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट आपका हो सकता है। तो एक तो आपका जो 2 होगा वो आर्टिकुलेशन पॉइंट में होगा। उसके बाद और देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखो अब 2 के बाद और देखो, अब यहाँ पे 3 को देखो, अगर आपने इस 3 को, अगर ये 3 यहाँ से रिमूव हो जाता है, अगर ये 3 यहाँ से रिमूव होगा तो ये वाला एज यहाँ से चला जाएगा, ये वाला एज यहाँ से चला जाएगा। तो फिर आप देखो ये 10 और 9 अलग रह गए, बाकी 1, 4, 2, 3 ये सारे ये अलग एक ग्राफ बन गया। ठीक है, मतलब जो अपर पार्ट है वो एक अलग ग्राफ बन गया और ये जो 10 और 9 है ये एक अलग बन गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये ग्राफ अलग हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि ये जो ग्राफ है, इधर वाला जो ये ग्राफ है, ये 3 से ही आपस में कनेक्ट है। जो ऊपर की आपकी नोड है 1, 4 और 2 और जो 10 और 9 है ये आपस में 3 से ही कनेक्ट है। तो 3 अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो फिर यह क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो 3 होगा वो भी क्या है, एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जिससे क्या हो रहा है, अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो तो वो जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो देखो 2 और 3 तो हमारे आ चुके हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स में। और देखो आप कौन से किसी पॉइंट्स को हटा सकते हो, तो अब आप देखो 4 को देखते हैं। ठीक है, तो क्या अगर 4 को मैं यहाँ से हटा दूँ, देखो अब यहाँ से 4 है, अगर सपोज करो मैंने ये 4 यहाँ से हटाया, अब 4 हटाया तो ये वाला ग्राफ, ये वाला एज यहाँ से चला गया, ये वाला एज यहाँ से चला गया, तो क्या ये ग्राफ ऐसा रहा कि डिस्कनेक्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखो अगर ये यहाँ से सपोज करो ये वाला पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ भी आ रहे हो, यहाँ भी आ रहे हो, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इधर से 4 को हटा दिया तो ये ग्राफ फिर भी क्या है, आपका कनेक्टेड ही रहा, क्योंकि 4 हटाने से ये वाला एज हटा, ये वाला एज हट गया। ठीक है, अब सपोज करो अगर 4 से भी अगर यहाँ पे कोई एज होता, अगर यहाँ पे कोई और एज होता और फिर अगर आप 4 को हटाते हो तो फिर वो डिस्कनेक्ट होता, क्योंकि फिर जो ये वाली नोड होती ये इनसे क्या हो जाती, अलग हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अगर आप 4 को हटा रहे हो, इस 4 वाली नोड को हटा रहे हो, तो ये ग्राफ फिर भी क्या आपका कनेक्टेड है। 1 से 2 कनेक्ट है, 2 से 3 कनेक्ट है, 3 से 10 पे जा रहे हो, 3 से आप 9 पे भी आ रहे हो, 2 से आप 5 पे भी जा रहे हो, 6 पे भी आ रहे हो, 7 पे भी, 9 पे, मतलब सारे के सारे वर्टेक्स जो है आपके क्या हो रहे हैं, ट्रैवर्स हो रहे हैं। तो कनेक्टेड अभी मैंने बताया वही होता है जिससे क्या हो, आप एक नोड से स्टार्ट करके सारे के सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर दो तो वो आपका कनेक्टेड होगा। तो 4 को हटाने से यहाँ पे कोई भी आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखो, तो देखो ये वाला ऑप्शन आपका वैसे कट गया, क्योंकि 1 को हटाने से नहीं हुआ, 2, 3 वाला भी ऑप्शन हट गया। अब आप देखो 4 का हट गया, अब आप देखो यहाँ से अगर 1, 2, 3, 4 हो गया, अगर आप 10 को यहाँ से रिमूव कर रहे हो, 10 को रिमूव कर रहे हो, तो क्या ये ग्राफ
डिस्कनेक्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला हट चुका है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप 1 से 4, 4 से 3, 3 से 9, 1 से 2 सारा का सारा आपका कनेक्टेड रहा। 9 को हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3, 3 से 5 ये सब आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप देखो, इसका मतलब यहाँ से आपके 2, 3 ये 2 पॉइंट्स आपके आर्टिकुलेशन में आ चुके हैं। 4 को हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, 1 को हटाने से नहीं हुआ, 10 को हटाने से नहीं हुआ, 9 को हटाने से नहीं हुआ। अब आप इधर देखो, अगर मैं इस ग्राफ को हटा देती हूँ, इस नोड को हटा देती हूँ, ये कौन से 8 वाली, अगर मैं इस नोड को हटा देती हूँ, ये वाला एज हट जाएगा, ये वाला एज हट जाएगा, तो क्या ये ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा? नहीं होगा। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4, 3 से 10, 3 से 9, 2 से 5, 6, 7। अब ये वाला नोड हट गया, ये ग्राफ भी हट गया, तो ये वाला फिर भी आपका क्या रहा? कनेक्टेड रहा। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की। अगर ये 7 हट गया, 7 हट गया तो ये वाली नोड भी ये वाला एज गया, ये वाला एज गया, तो क्या ये डिस्कनेक्ट हुआ? देखो 7 को हटाने से क्या ये डिस्कनेक्ट हो रहा है? 7 को अगर आप हटा रहे हो तो क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है? अब ये वाला एज गया, ये वाला गया, तो फिर भी ये कनेक्टेड रहा, क्योंकि देखो 2 से आपका 5 है, 5 से आप 6 पे जा रहे हो, 2 से आप 8 पे भी जा रहे हो, तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं हुआ। अब अगर देखो यहाँ से 5, अगर मैं इस 5 को हटा देती हूँ, ठीक है, अगर हमने इस 5 को हटा दिया तो ये वाला एज हट जाएगा 5 को हटाने से, और यही हटेगा और ये वाला एज हटेगा। देखो एक दोबारा से दिखाती हूँ, अगर मैं इस 5 को नोड को रिमूव कर दूँ तो 5 का कौन सा एज है? ये वाला एज चला गया, यहाँ से आपका ये वाला एज चला गया और यहाँ से ये वाला एज चला गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? 1, 2, 3, 10, 9 और 8 और 7, ये तो हो गया। लेकिन अगर ये वाला एज चला गया और ये भी एज चला गया तो क्या ये 6 ट्रैवर्स होगा आपका? नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या होगा? 6 बिल्कुल अलग हो गया, 6 इससे बिल्कुल कट जाएगा, मतलब 6 अलग रह गए और बाकी सारे नोड्स अलग रह गए, तो 6 आप ट्रैवर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो 2 से आप 5 जा रहे हो, 5 से आप 6 जा रहे हो, और बीच में से अगर 5 वाला ही नोड हटा दी तो ये वाला एज गया, ये वाला एज गया, तो 2 से आप 6 कैसे जाओगे? ठीक है, 2 से आप 6 नहीं जा सकते, 2 से आप 8 चले जाओगे, 7 चले जाओगे, 7 से 6 नहीं जा सकते, तो 6 आपका यहाँ पे ट्रैवर्स नहीं होगा, तो 5 भी आपका क्या होगा? आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है आपका ये जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं 6 की। क्या ये 6 को इस नोड को हटाने से ये वाला एज हट जाएगा, तो क्या ये डिस्कनेक्टेड हुआ? नहीं हुआ, तो फिर आपका ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या कनेक्टेड है फिर भी। तो यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन से निकले हैं आपका? 2, 3 एंड 5, ये तीनों पॉइंट्स आपके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं। अगर आप इन नोड्स को, इन वर्टेक्स को यहाँ से रिमूव करते हो तो आपका जो ग्राफ है वो एक कनेक्टेड ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि 2, 3 एंड 5 आपके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। एक नया टॉपिक्स है ये आपका ग्राफ का। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आपको पता चल गया क्या होता है, कि जिसकी हेल्प से आपका जो ग्राफ है, अगर आप उस नोड को रिमूव करते हो तो आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज ए कोड, एक सेकेंड, dash is a code that consists of CPU and platform independent set of instructions which can be easily converted to the native code। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला जो CPU, अच्छा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला जो कन्वर्ट करता है उसको, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उनको किस में कन्वर्ट करता है? नेटिव कोड में करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? DLL है। देखो DLL क्या होता है? DLL होता है, इसका मतलब होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। मतलब कुछ ऐसी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कुछ डेटा, कुछ फंक्शंस वगैरह की आप क्या करते हो? डायनामिकली लिंकिंग कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर रहा हो, ये सिर्फ लिंकिंग कर रहा है, जो आपकी कुछ लाइब्रेरीज हैं उन लाइब्रेरीज की डायनामिकली लिंकिंग कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं रहेगा। सेकेंड क्या है? FCL। FCL यहाँ पे क्या होता है? FCL यहाँ पे होगा कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। यहाँ पे भी क्या होता है? कुछ क्लास होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है क्लास वगैरह का जिससे क्या होता है? क्लास वगैरह की यहाँ पे लिंकिंग हो रही है। ठीक है, सिंपली ये क्लास का और ऑब्जेक्ट्स वगैरह का फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको आप ये नेटिव कोड में कराओ। थर्ड इसमें आता है JIT। JIT क्या होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ये आपका एक तरह से कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलेशन का काम करता है ये आपका। ठीक है, मतलब जो आपका सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को नहीं करता। सोर्स कोड कौन सा होता है? जो आप एक एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आपका सोर्स कोड होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये नहीं करता, ये सिंपल सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो एक कंपाइलेशन
करता है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्या है, MSIL, ठीक है। तो MSIL देखो क्या होता है, करेक्ट आंसर इसका MSIL ही रहेगा। एक सेकेंड, तो MSIL क्या होता है, ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो देखो ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये क्या करता है, ये आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज का मतलब यही है कि ये जो आपकी नेटिव कोड है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा MSIL, ठीक है। तो ये आपके .NET वगैरह जो होती है ना, .NET में आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रश टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंपाइलेशन टाइम एंड द नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फॉल्स पूछा है, तो फर्स्ट क्या है, ब्रश टाइम बोला टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस टू स्टार्ट इज एग्जीक्यूशन। इन्होंने बोला एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का जो टाइम है, नहीं ये तो गलत है। बस टाइम तो गलत होता है। बस टाइम क्या होता है, जो उस प्रोसेस को जितने टाइम उसको CPU चाहिए, जो उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो उसका ब्रश टाइम होता है। एक प्रोसेस को अगर 14 टाइम के CPU चाहिए तो वो उसका ब्रश टाइम है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए जो टाइम चाहिए, नहीं ये ब्रश टाइम नहीं होता। तो आंसर तो आपको मिल चुका है। सेकेंड है टर्न अराउंड टाइम डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलेशन टाइम एंड द अराइवल टाइम। तो ये बिल्कुल ठीक है। टर्न अराउंड टाइम हमने पढ़ा है कि कंपाइलेशन टाइम, एक प्रोसेस कितने टाइम पे तो मेमोरी में आई और कितने टाइम मेमोरी से बाहर गई, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब कितना टाइम उसने मेमोरी में स्पेंड किया, उसके आने का टाइम, उसके जाने का टाइम, मतलब उनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो उतना टाइम उसने मेमोरी में स्पेंड किया है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम बिल्कुल ठीक है कि टाइम डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलेशन टाइम एंड द अराइवल टाइम। थर्ड आता है कंपाइलेशन टाइम एट विच ए प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। बिल्कुल ठीक है कि जब एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते जिस टाइम पर, उसको हम कंपाइलेशन टाइम बोलते हैं। अराइवल टाइम क्या होता है, जिस टाइम प्रोसेस मेमोरी में एंट्री करती है। कंपाइलेशन टाइम जिस टाइम वो कंप्लीट करके मेमोरी से बाहर जाती है। टर्न अराउंड टाइम, दोनों का डिफरेंस होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ब्रश टाइम तो खुद का एग्जीक्यूशन टाइम होता है, उसको कितने टाइम CPU चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो वो उसका ब्रश टाइम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कुछ टॉपिक्स हमने कुछ नए टॉपिक्स भी किए हैं और PYQ के साथ टॉपिक भी हमने डिस्कस किया, तो आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक्स भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको IP एड्रेस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, तो IP एड्रेस को अगर आपको पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ करना है, मतलब सारे के सारे क्लासेस, नेटवर्क ID, होस्ट ID, मास्क कैसे बनते हैं, ये सब अगर आपको अच्छे से करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर हम उसके लिए अलग से मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और दूसरा टॉपिक्स कौन सा था, एक तो IP एड्रेस वाला टॉपिक्स था और एक दूसरा टॉपिक्स और था, कौन सा था जो मैंने अभी बोला था कि उसके लिए भी हम वीडियो बना लेंगे। देख लेते एक सेकेंड कौन सा टॉपिक था वो। ये तो IP एड्रेस वाला हो गया। हाँ, एक स्टोरेज क्लास वाला था, ठीक है, ये वाला था कि अगर आपको स्टोरेज क्लास का टॉपिक्स पूरे करना है, अच्छे से करना है कि क्या वर्क होता है, कितनी स्टोरेज क्लास होती हैं, ठीक है। देखो कितनी होती है वो तो आपको यहाँ से पता चल गया, लेकिन इनका सबका क्या फंक्शंस होता है, क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हर एक में, क्या स्कोप होता है, क्या लाइफ टाइम होता है, अगर आपको वो भी अगर करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, तो वो भी हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए कि अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए पूरा टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज हम अपना PYQ फॉर्म में क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।